प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम लेके आए कक्षा 9। ठीक है, कक्षा 9 हिंदी। ये वीडियो है, इसके बाद आपको लगातार वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, आज कक्षा 9 में हिंदी में आज हम पहला पाठ देखेंगे। ठीक है, क्या है? दो बैलों की कथा। क्या है? दो बैलों की कथा। शीर्षक का नाम है दो बैलों की कथा। और जो इसके लेखक हैं, लेखक का नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद। अब हमारे द्वारा बोली गई बातों को आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। पहली बात क्या आपको ध्यान में रखना है कि आप जो जो भी पाठ पढ़ोगे उस पाठ का शीर्षक एवं उस पाठ के लेखक का नाम आपको जरूर ध्यान में रखना है। हमेशा क्यों बोल रहे हैं? हमेशा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पाठ में आपके 5 नंबर का आता है सही जोड़ी बनाइए। अब उस सही जोड़ी बनाने में आपको क्या दे दिया जाता है? एक तरफ पाठ के शीर्षक का नाम दे दिया जाता है और एक तरफ पाठ के लेखक का नाम दे दिया जाता है। तो पाठ के शीर्षक से पाठ के लेखक के नाम का मिलान करना होता है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं कि आप क्या कीजिए, जो जो भी पाठ पढ़ते हैं उस पाठ के शीर्षक का नाम और उस पाठ के लेखक का नाम ध्यान में रखिए। अब इसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, ये क्या है? कहानी है और इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। अब आप एक चीज ध्यान में रखिए, ये पाठ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमेशा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और मुंशी प्रेमचंद ही बहुत महत्वपूर्ण है। इनका जो जीवन परिचय है, जीवन परिचय लिखने के लिए हर एक पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे इनका जीवन परिचय। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से किन्हीं दो लेखकों का जीवन परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। और वो बिंदु कौन कौन से होते हैं? दो रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। या तो ऐसा पूछा जाएगा या तो पूछा जाएगा दो रचनाएं, 3 रचनाएं, 4 रचनाएं, या फिर रचनाएं भी लिख देगा। तो दो रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। तो जब भाषा शैली आए तो वही होता है कला पक्ष और भाव पक्ष। ठीक है, समझ गए बात को? तो चाहे भाषा शैली आए चाहे भाव पक्ष और कला पक्ष आए, जब भाषा शैली आएगी तो आपको भाषा अलग से और शैली अलग से लिखनी पड़ेगी। भाव पक्ष कला पक्ष आएगा तो भाव पक्ष अलग से और कला पक्ष आपको अलग से लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं जीवन परिचय के बारे में। तो आप देखिए, एकदम इसको कहानी की तरह पढ़िए। आप देखिए, हमें सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा, बस हमारे साथ बोलने की आप कोशिश कीजिए। ठीक है, जीवन परिचय देखिए। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में, है ना, कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था? सन 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। एकदम हमारे साथ साथ आप बोलने की कोशिश कीजिए, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बोलते बोलते याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में काशी के निकट लमही नामक ग्राम में हुआ था। उनके माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम क्या था? अजायब राय। ठीक है, और जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, इनका वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। ठीक है, और जब ये 8 साल के थे तो 8 साल में इनकी माता जी का देहावसान हो गया, मतलब देहांत हो गया। ठीक है, उस समय इनकी घर की स्थिति बहुत खराब थी और इसके बाद उन्होंने क्या किया? बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये एक नॉर्मल से स्कूल में क्या हो गए? अध्यापन का कार्य करने लगे। समझ रहे हो बात को ना? आपको वीडियो रिवर्स करके हमारे साथ बोलने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिए। आपको बोलते बोलते सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन का कार्य किया और क्योंकि उसी समय असहयोग आंदोलन चल पड़ा तो ये अध्यापन का कार्य छोड़ करके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी वो? देखिए, मर्यादा, ठीक है, मर्यादा, माधुरी, हंस, जागरण, ये पत्रिकाएं थी। इन पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया? संपादन किया। ठीक है, और सन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। ये इनका जीवन परिचय है। एक बार फिर से बोलने की कोशिश कि हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। ठीक है, देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म कहाँ हुआ?
काशी के निकट लामही नामक ग्राम में हुआ। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था और पिता का नाम अजायब राय था। ठीक है, और इनका जो वास्तविक नाम था वो धनपत राय था। ठीक है, 8 वर्ष की उम्र में ही इनकी माताजी का देहावसान हो गया है और ये बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक नॉर्मल सी स्कूल में अध्यापन का कार्य करने लगे। उस समय इनके घर की स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए उन्होंने कुछ पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे स्नेह, है ना, मर्यादा, जागरण, अनेक पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। उनसे इनको कुछ प्रॉफिट मनी मिल जाया करती थी। ठीक है, उसी समय क्या हुआ, असहयोग आंदोलन चालू था, तो ये अध्यापन का कार्य छोड़ करके ये सहयोग आंदोलन में कूद पड़े और 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। अब आते हैं रचनाएं। तो एक बात ध्यान से सुनिए, मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। पूरे हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से मुंशी प्रेमचंद जी को जाना जाता है और उपन्यास के लिए पूरे हिंदी साहित्य में विख्यात थे। पूरे हिंदी साहित्य में उपन्यास के लिए इनका स्थान सबसे प्रथम आता है। ठीक है, तो इनकी रचनाओं में इन्होंने क्या क्या लिखा, देखो इन्होंने निबंध भी लिखा, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे। समझ रहे हो ना बात को। यह हिंदी साहित्य की ऐसी कोई भी रचना ना हो जो इन्होंने ना की हो। इसलिए उपन्यास तो एक से अच्छे उपन्यास इन्होंने लिखे, तो इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से जाना जाता है। अब आप एक बात सोचिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इन्होंने उपन्यास लिखा, निबंध लिखा, कहानी लिखा, नाटक लिखा। तो उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक ये क्या है? ध्यान से सुनिए, ये गद्य की विधाएं हैं। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो गद्य की विधाओं के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि पेपर में आता है किन्हीं 4 गद्य की विधाओं के नाम लिखिए, किन्हीं 4 गद्य की विधाओं के नाम लिखिए, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 2-2, 3-3 नंबर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गद्य की विधाएं कहानी, नाटक, एकांकी, संकलन, उपन्यास, है ना, रिपोर्टा, संस्मरण, ये सब क्या हैं? ये सब गद्य की विधाएं हैं। तो उपन्यास, अब मैंने आपको बोला कि उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो उपन्यास में क्या होगा? उपन्यास में क्या होगा? सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गोदान। बोलते जाइए, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गोदान। इनके उपन्यास तो, लेकिन इनके जो प्रमुख उपन्यास जो पूछे जाते हैं, तो मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हो गए? सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गोदान। एक बार और बोलिए, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, गोदान। याद हो गया होगा। ये क्या हो गए इनके? क्या हो गए? उपन्यास। अब आते हैं कहानी पे। तो कहानी पे एक तो ही आपका शीर्षक है, 2 बैलों की कथा, फिर पूस की रात, परीक्षा, है ना, ये क्या हो गए? इनकी कहानियों के नाम हो गए। पंच परमेश्वर, ये सब क्या है? इनकी कहानियां हैं। तो कहानियों को आपको ध्यान में रखना है। पंच परमेश्वर, बड़े भाई साहब, नमक का दरोगा, है ना, परीक्षा, है ना, और पंच परमेश्वर, ये सब क्या हो गई? इनकी कहानियां हो गई। ठीक है, मैं भी आपको समझा रहा हूं। मैं इसकी PDF आपको भेज दूंगा, तो आप इनका जो जीवन परिचय है, इनकी जीवन परिचय का हम क्या कर देंगे, आपको PDF भेज देंगे, तो उस PDF से आप इसको लिख लेना। ठीक है, फिर नाटक, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, ये सब क्या है? इनके क्या हैं? नाटक हैं। ठीक है, निबंध, कुछ विचार, है ना, कुछ विचार, साहित्य का स्वरूप, ये सब क्या है? इनके निबंध। जो प्रमुख है तो मैंने आपको बता दिया। तो निबंध लिखने के लिए आएगा, उपन्यास लिखने के लिए आएगा, नाटक लिखने के लिए आएगा, तो आपसे बन जाना चाहिए। ये उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए अधिकतर इनका उपन्यास आता है और फिर उपन्यास के बाद कहानी आती है। ठीक है, तो कहानी में हमने क्या क्या बताया? 2 बैलों की कथा, पूस की रात, पंच परमेश्वर, है ना, परीक्षा, ये प्रमुख इनकी क्या हैं? कहानियां हैं। ठीक है, अब आते हैं हम भाषा शैली। ठीक है, तो देखिए, आप एकदम कहानी की तरह आपको पढ़ना है, कहानी की तरह याद करना है। देखिए, भाषा शैली में मुंशी प्रेमचंद ने जो रचनाएं की, उनमें कौन कौन सी भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है, उसको आपको बताना है। और शैली में आपको क्या करना है? कौन कौन सी शैलियों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो देखिए, हम आपको समझा रहे हैं भाषा शैली। अब ध्यान से सुनिए भाषा शैली के बारे में। जो मुंशी प्रेमचंद थे, वो उर्दू में पहले अपनी रचनाएं करते थे। क्या करते थे? उर्दू में अपनी रचनाएं करते थे। 1 मिनट।
क्या करते थे ये? उर्दू में रचनाएं करते थे। उर्दू के बाद इन्होंने हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा का प्रयोग करके इन्होंने रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने हिंदी साहित्य में कदम रखा और हिंदी भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं करना प्रारंभ कर दिया, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के एक नए स्वरूप को, हिंदी साहित्य के एक नए स्वरूप का इन्होंने उदय किया। ठीक है, जब इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी हिंदी की भाषाओं को लिखना प्रारंभ कर दिया, तब क्या हुआ? हिंदी साहित्य का एक नए युग की शुरुआत इन्होंने की। ठीक है, इसके बाद ये पात्र को ध्यान में रखकर, विषय को ध्यान में रखकर, है ना, और उस किस वातावरण में कोई रचना लिखी जा रही है उस वातावरण को ध्यान में रख करके ये अपनी भाषाओं का प्रयोग करते थे अपनी रचनाओं को लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो इनकी भाषा है, इनकी भाषा के जो भाव हैं, अर्थ हैं, है ना, शब्द हैं, वो सीधे एवं सरल हैं, जो आम लोगों को भी समझ में आ सके। मतलब इनकी भाषा सीधी एवं सरल थी। इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया। और इसके बाद ये संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से संबंधित इन्होंने कविताएं और अपनी रचनाएं लिखी। और इनकी जो भाषा थी साधारण बोलचाल की भाषा थी, और इनकी भाषा में ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा के शब्दों का भी प्रयोग हुआ। समझ गए बात को? ग्रामीण क्षेत्रीय भाषा मतलब ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं और वो अपने गांव की भाषा, ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली ना बोलकर ग्रामीण भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषाओं के शब्दों को भी इन्होंने अपनी रचनाओं में पिरोया है, अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ठीक है, तो जो मुंशी प्रेमचंद की जो भाषा थी उसको हम जनसाधारण की भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, जो मुंशी प्रेमचंद की भाषा है वो जनसाधारण की भाषा है। अब जो हमने इस वीडियो को, आप जो भाषा शैली है ना, उसको आप बार बार 1 या 2 बार 3 बार आप उसको प्ले कीजिए, वीडियो को प्ले कीजिए और भाषा को जो हम बोल रहे हैं उसको समझिए और साथ साथ में माइंड में रख करके बोलने की कोशिश कीजिए, आराम से याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए शैली। तो जो इनकी शैली थी, शैली क्या, भाषा को किस तरह से प्रयोग किया जाए। जो आप रचना लिख रहे हो, मान लीजिए आप कोई कहानी लिख रहे हो, उस कहानी में किसी भी भाषा को किस तरह से प्रयोग करना है ना, और वो भाषा आप उस कहानी में जिस पात्र का प्रयोग कर रहे हो, जिस विषय का प्रयोग कर रहे हो, उस पात्र और विषय के अनुरूप आप जिस प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हो उसको भाषा की शैली कहते हैं। भाई आप पात्र के अनुरूप, उस विषय के अनुरूप, उस वातावरण के अनुरूप आप जिस भाषा का प्रयोग जिस ढंग से कर रहे हो, समझना इस बात को, आप उस भाषा का प्रयोग जिस ढंग से कर रहे हो वो आपकी शैली कहलाती है। भाई आपकी शैली विचारों के अनुसार है तो विचारात्मक शैली, आप वर्णों के अनुसार आप कर रहे हो, शब्दों के अनुसार कर रहे हो तो वर्णात्मक शैली, आप किसी भी पात्र के भाव को या किसी भी विषय के भाव को आप उजागर कर रहे हो, रचना में आप लिख रहे हो तो भावात्मक शैली। समझ गए बात को? तो इन शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है अपनी रचनाओं में, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक, विषयात्मक अनेक शैलियों का प्रयोग इन्होंने भाषा के अनुरूप, पात्रों के अनुरूप, वातावरण के अनुरूप अपनी रचनाओं में किया है। ठीक है, हम इसका आपको क्या कर देंगे, पीडीएफ हम आपको भेज देंगे, तो उस पीडीएफ से आप लोग इनके जीवन परिचय को भाव पक्ष कला पक्ष में भाषा और शैली, भाषा हो गई भाव पक्ष और कला पक्ष में आपकी शैली आएगी, तो आप इनको लिख लेना। ठीक है, फिर इन्होंने अपने शैली को समय के अनुसार, वातावरण के अनुसार इन्होंने अपनी शैलियों को बदला और अपनी शैलियों को बदलते हुए भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा जो भी हमने अभी शैलियां बताई, उन शैलियों के अलावा भी इन्होंने कुछ शैलियों का प्रयोग किया, जैसे विचारात्मक, सूत्रात्मक आदि शैलियों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो हमने आपको भाषा बता दिया, हमने आपको शैलियां बता दिया, अब हम आपको बताने जा रहे हैं साहित्य में स्थान। ठीक है, तो ये क्या थे, जो मुंशी प्रेमचंद जी थे वो भारतीय जनता के साहित्यकार थे, है ना। मुंशी प्रेमचंद जो थे वो भारतीय जनता के साहित्यकार थे और इन्होंने हिंदी साहित्य के एक नए युग की शुरुआत की। हिंदी में अपनी कविताओं की
की शुरुआत करके, है ना। हिंदी में इन्होंने जब से लिखना शुरुआत किया तब से क्या हुआ, हिंदी साहित्य में एक नए युग की शुरुआत की इन्होंने, ठीक है। और इनके साहित्य के, इनका जो साहित्य है प्रत्येक वर्ग के लिए, है ना, सबसे उच्च कोटि का है। इनका जो साहित्य है प्रत्येक वर्ग के लिए सबसे उच्च कोटि का है ना। और हिंदी साहित्य में ही नहीं, हिंदी साहित्य में ही नहीं, अपनी रचनाओं से ये पूरे विश्व साहित्य में इनका स्थान प्रथम है ना। हिंदी साहित्य में नहीं बल्कि पूरे विश्व साहित्य में इन्होंने अपनी रचनाओं से सबसे महत्वपूर्ण स्थान को प्राप्त किया है। हिंदी साहित्य में इनका सर्वप्रथम स्थान आता है, खासकर उपन्यास में, क्योंकि उपन्यास सम्राट के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके उपन्यास सबसे ज्यादा प्रचलित हुए, ठीक है। तो हम आपको इनकी PDF भेज देंगे। अब ये जो पाठ है, ये पाठ है किसका, दो बैलों की कथा, है ना। क्या है, दो बैलों की कथा है, ठीक है। तो ये जो पाठ है, तो इस पाठ को हम क्या करेंगे, कल हम आपको इस पाठ को समझाएंगे, और इस पाठ को समझाने के बाद आप लोग क्या करोगे, दो बैलों की जो कथा है ना, तो इस पाठ को आप लोग एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। आप लोग क्या करना है, इस पाठ को एक बार अपने से बुक लेना है और अपने से अच्छे से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है ना। कल हम इसका सारांश आपको बता देंगे, और हम कल आपको ये भी बता देंगे कि मान लो इस पाठ से 5 नंबर का आपको गद्यांश का अर्थ लिखने के लिए आता है, तो इस पाठ से अगर मान लीजिए कोई पैराग्राफ अगर आपको अर्थ लिखने के लिए आता है, तो आप उस अर्थ को सबसे सरल एवं आसान शब्दों में पेपर में कैसे लिखोगे, समझ गए बात को। हम इसको आपको कल बता देंगे, ठीक है। और कल ही हम आपको इसके प्रश्न उत्तर की PDF भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। आज मैं जीवन परिचय का PDF सेंड कर रहा हूं, तो आप जीवन परिचय लिख लेना, और जीवन परिचय के बाद हम कल आपको पाठ को समझा देंगे पढ़ करके, है ना। पाठ को समझा देंगे एकदम कहानी की तरह, और हम आपको ये भी बता देंगे कि एकदम आपको आसान एवं सरल शब्दों में इसका अर्थ कैसे लिखना है, ठीक है। और कल ही हम आपको क्या कर देंगे, इनके प्रश्न उत्तर की PDF भी आपको हम सेंड कर देंगे, ठीक है। तो उसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए, काफी इंतजार के बाद हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आशा है कि आप लोग घर पे होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। घर पे रहिए और घर पे पढ़िए और अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए। और आज से आपको नियमित वीडियोस, है ना, आपको हिंदी की रेगुलर वीडियोज आपको मिलेंगी, ठीक है। तो कैसा रहा ये सेशन आप जरूर बताना, और आप घर में रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। धन्यवाद।